Good morning, students. In previous part of video, we have studied about goods sold on approval basis. यानी अगर हम अप्रूवल बेसिस पे गुड्स को सेल करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता था। आज हम एक और कंसेप्ट को स्टडी करेंगे, ओमिटेड परचेज ऑफ गुड्स। यानी अगर हमने कोई गुड्स परचेज किया तो और उसको हम अपनी अकाउंटिंग बुक्स में लिखना भूल गए तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए, इसका ट्रीटमेंट तीनों में ही है, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे कि जो आइटम ओमिटेड हुआ है परचेज का, उसे हम परचेज में डेबिट साइड में ऐड कर लेंगे। यानी सपोज हम 5000 का गुड्स परचेज किया और एंट्री करना भूल गए। हमारे ऑलरेडी हमें दे रखा है 10,000 की परचेज, तो हम 10,000 में ओमिटेड 5,000 ऐड करके 15,000 रुपीज शो कराएंगे। अब अगर क्वेश्चन में हमको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स निकालने के लिए भी कह रहा है तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो ओमिटेड परचेज है, हमारी ओमिटेड परचेज है, उसे हम क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। तब हम उसकी जो परसेंटेज निकालनी है डिस्काउंट की, उसे निकालकर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यानी क्रेडिटर्स में ओमिटेड परचेज को ऐड करना है, क्योंकि अगर परचेज इंक्रीज होगी क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। और बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे कि जो क्रेडिटर्स हैं उसमें ओमिटेड परचेज को हम ऐड करेंगे और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर को माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है वो लायबिलिटी साइड में शो कराएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें परचेज दे रखी है 50,000 रुपीज और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000 रुपीज। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि गुड्स 5,000 रुपीज का हमने परचेज किया और उसे स्टॉक में काउंट भी कर लिया, लेकिन अपनी बुक में कोई एंट्री हमने पास नहीं की। 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमें क्रिएट करना है। तो चलिए ट्रीटमेंट क्या होगा इसका। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें परचेज दे रखी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50,000, तो 50,000 की जो परचेज है हम उसमें ओमिटेड परचेज के 5,000 ऐड करेंगे और नेट वैल्यू 55,000 रुपीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो कराई जाएगी। अब हमें P&L अकाउंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट साइड लिखना है। क्रेडिटर्स आप देखिए, ये 10,000 रुपीज कर लेते हैं इसको। 10,000 रुपीज के क्रेडिटर थे, तो 10,000 क्रेडिटर प्लस ओमिटेड परचेज के 5,000 रुपीज ऐड करेंगे, 15,000 रुपीज का 2% डिस्काउंट निकालेंगे, तो उसे हम बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 300 रुपीज लिखेंगे। अब बैलेंस शीट में क्या किया जाएगा, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 10,000 रुपीज, उसमें ओमिटेड परचेज के 5,000 ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर के 300 माइनस करेंगे, तो 14,700 रुपीज ये क्रेडिटर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब एक और कंसेप्ट है ओमिटेड सेल ऑफ गुड्स। फर्स्ट था कि अगर हम परचेज को ओमिट कर जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और अब है कि अगर हम सेल को ओमिट कर जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में वही चीज है कि जो ओमिटेड सेल है उसे हम सेल में क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे। यानी ट्रेडिंग में जो हम सेल लिखते हैं उसमें ओमिटेड सेल के अमाउंट को ऐड कर लिया जाएगा। P&L अकाउंट में क्या होगा कि अगर हमें क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट या बैड डेब्ट भी क्रिएट करना है तो पहले हम डेटर में जो ओमिटेड सेल का अमाउंट है उसे ऐड करेंगे, देन आफ्टर टोटल अमाउंट पर हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेबिट साइड में लिखेंगे। और बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर्स लिखे जाएंगे एसेट साइड में, उसमें पहले तो ओमिटेड सेल को ऐड किया जाएगा और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को माइनस करके एसेट साइड में शो कराया जाएगा। अब एग्जांपल लीजिए, सपोज सेल हमको दे रखी है क्वेश्चन में 60,000 और डेटर्स दे रखे हैं 30,000 रुपीज के। एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हमने 5,000 रुपीज का गुड सेल किया और डिस्पैच भी कर दिया कस्टमर को, लेकिन अपनी बुक में कोई एंट्री पास नहीं की। एक प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट के लिए 5% का। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले तो हम बाय सेल लिखेंगे 60,000 और जिसमें ओमिटेड सेल जो 5,000 हम रिकॉर्ड करना भूल गए वो ऐड करके टोटल सेल 65,000 शो कराई जाएगी। अब P&L में हमको क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। 30,000 के डेटर्स हमको दे रखे हैं यहाँ पर। 30,000 के डेटर में जो 5,000 का ओमिटेड सेल वाला अमाउंट है वो ऐड करेंगे, 35,000 आएगा और उस पर 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे, तो 1,750 ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से लिखा जाएगा। बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट करेंगे, डेटर्स असेट साइड में लिखे जाते हैं 30,000 प्लस ओमिटेड सेल 5,000 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेब्ट 1,750, तो नेट अमाउंट आएगा 33,250 रुपीज और ये असेट साइड में शो कराया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को देखते हैं हम।
तो स्टूडेंट्स ये एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 15, जिसमें हमको ट्रायल बैलेंस गिवन है 31 मार्च 2019 का। उसकी हेल्प से हमें ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल यानी ओपनिंग स्टॉक 15,700 रुपीज़। डेटर की वैल्यू दे रखी है 22,800 रुपीज़। कमीशन रिसीव दे रखा है, वही क्रेडिट साइड में दे रखा है 2,000। आउटपुट IGST दे रखी है 2,000, आउटपुट CGST दे रखी है 2,000, आउटपुट SGST दे रखी है 2,000 रुपीज़। इनपुट IGST 1500, इनपुट CGST 1600 और इनपुट SGST 2100। तो देखिए इनपुट SGST और आउटपुट, अगर SGST को कंपेयर करें तो इनपुट हमारी ज़्यादा है और आउटपुट कम है, तो डिफरेंस जो 100 रुपीज़ का है वो असेट साइड में इनपुट SGST कैरी फॉरवर्डिंग के नाम से पे किया जाएगा। पर आप IGST को देखेंगे तो IGST आपकी है 2,000 रुपीज़ की और जो इनपुट है वो 1,500 रुपीज़ का है, यानी आउटपुट आपकी ज़्यादा है, इनपुट कम है, तो यानी 500 रुपीज़ का पेमेंट आपको करना है। किस चीज़ का? IGST का। सेम CGST का है, लेकिन उसमें यहाँ पर आपकी इनपुट की वैल्यू कम है, तो 400 रुपीज़ आपको वो एडजस्ट करने हैं। तो 500 में से आप 400 रुपीज़ ये एडजस्ट कर लेंगे तो 100 रुपीज़ ही आपको पे करने पड़ेंगे IGST के। परचेज ऑलरेडी रिटर्न माइनस करने के बाद 1,16,500 की है। सेल ऑलरेडी रिटर्न माइनस करने के बाद 160 की है। वेजेस 12,000 की है। कैपिटल 46,200। क्रेडिटर्स 21,200। 10% मॉर्टगेज लोन 10,000। 10% है तो मीन्स इसके 10% इंटरेस्ट लगेगी। 10,000 का 10% 1,000 और आपको यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखी कि 600 आप पे कर चुके हैं, तो 1,000 पे करनी थी, 600 पे कर चुके हैं, मीन्स आपको 100 रुपीज़ की इंटरेस्ट पे करनी है। 400 रुपीज़ की इंटरेस्ट और पे करनी है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज़ हैं। सैलरी 10,300 है। इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़ का है, आपने पे किया है। रेंट 6,000 पे किया है। ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 है। रेंट आउटस्टैंडिंग है 600, ये सीधे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगा, आप एडजस्ट नहीं करेंगे इसको। फिक्स असेट्स 40,000 की है। कैश एट बैंक 11,900 रुपीज़ का है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 18,400 रुपीज़ की है, जो आप बैलेंस शीट में असेट्स और ट्रेडिंग के क्रेडिट में शो कराएंगे। एक 1,000 का गुड्स परचेज किया और स्टॉक में लिख भी दिया, लेकिन अपनी बुक में एंट्री करना भूल गए, तो जो मैंने आपको PPT में प्रेजेंटेशन बताई उसके थ्रू आप ऐसे करेंगे। ऐसे ही 1,500 रुपीज़ का गुड्स आपने सेल किया और डिस्पैच भी कर दिया, लेकिन कोई एंट्री पास नहीं की, तो ये भी PPT की तरह होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 5% डेटर्स पर, तो मीन्स जो डेटर में अनरिकॉर्डेड जो आपकी ओमिटेड सेल है वो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर 5% निकालेंगे और 2% प्रोविजन डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पे मेंटेन करना है। सेम क्रेडिटर में पहले ओमिटेड परचेज को ऐड करेंगे, फिर उसके ऊपर जो आएगा उस पर 2% की डिस्काउंट लगाएंगे। इंश्योरेंस पे किया है आपने 30 जून तक का, जबकि अकाउंट क्लोज हो रहे हैं आपके 31 मार्च को, आप यहाँ देख सकते हैं, तो मीन्स आपने 3 महीने का इंश्योरेंस एक्स्ट्रा पे कर दिया। इंश्योरेंस था 2,000, तो 2,000 रुपीज़ का 3/12 निकालेंगे आप, तो ये 500 रुपीज़ आएगा, ये प्रीपेड हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा और एसेट्स में शो कराएंगे। और एक BR 3,000 का डिस्काउंट आपने बैंक से कराया था, लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, और एक ऑक्ट्रोइड डिस्प्यूटेड है 500। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ आर दोज लायबिलिटीज़ विच आर नॉट श्योर टू बी पेड, यानी जो पे होंगी नहीं होंगी, श्योर नहीं है। और कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी शो नहीं करते हैं, वो केवल बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट की फॉर्म में दिखाई जाती हैं अलग से। तो यानी इन दोनों 5th, 6th और 7th एंट्री को हम कहीं भी एडजस्ट नहीं करेंगे। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के नीचे जस्ट एज इट इज शो करा दी जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसका हम PPT बोर्ड प्रेजेंटेशन देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल, ओमिटेड सेल एंड ओमिटेड परचेज ऑफ गुड्स। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें देखते हैं, एडजस्टमेंट लिख लेते हैं। फर्स्ट तो क्लोजिंग स्टॉक है 18,400 रुपीज। सेकेंड कह रहा है कि 1,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, उसे स्टॉक में इंक्लूड कर लिया, लेकिन हमने अपनी बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की। इसके अलावा थर्ड नंबर पे है कि 1,500 रुपीज का गुड्स कस्टमर को सेल किया, डिस्पैच भी कर दिया, पर सेल की एंट्री हमने नहीं की। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है और 2% डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
इंश्योरेंस हमने 30 जून 2019 तक का पे कर रखा है। एक बीआर डिस्काउंट आया था लेकिन वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। और ऑक्ट्रॉय डिस्ट्रीब्यूटेड है 500 रुपीज। तो देखिए सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो पहले यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिख देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 15,700, 15,700 रुपए। नेक्स्ट अमाउंट है जो हमारा ट्रेडिंग से रिलेटेड है, वो आपको दे रखा है नेट परचेज, जो ऑलरेडी रिटर्न माइनस करने के बाद की वैल्यू है 1,16,500। तो इसे हम यहां लिख लेते हैं, टू परचेज 1,16,500। अब जैसा मैंने आपको पीपीटी में बताया कि जो ओमिटेड परचेज है वो परचेज में आप ऐड करेंगे। तो देखिए सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि आपने 1,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया पर कोई एंट्री पास नहीं की, तो इसे आप यहां पर लिख दीजिए, ओमिटेड परचेज के नाम से 1,000 ऐड करिए, तो 1,17,500 रुपीज ये नेट परचेज हो जाएगी। सेल दे रखी है आपको रिटर्न होने के बाद की ऑलरेडी, तो यहां पे आप लिखेंगे बाय सेल्स, और सेल्स है आपकी 1,60,000, इसे भी आप अंदर की तरफ लिखिए क्योंकि आपने एक सेल ओमिट कर दी है और वो सेल है 1,500 रुपीज की, तो उसे आप यहां पे ऐड कर लीजिए, ओमिटेड सेल के नाम से 1,500, तो ये 1,61,500 रुपीज की नेट सेल हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट आइटम दे रखा है आपको वेजेस, 12,000 का वेजेस में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो आप सिंपल लिख दीजिए इसे टू वेजेस, और ये अमाउंट है आपका 12,000 रुपीज की वेजेस की वैल्यू हो जाएगी। वेजेस के बाद आपको कोई भी ऐसा आइटम दे नहीं रखा जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो केवल यही आइटम है। क्लोजिंग स्टॉक है 18,400, तो इसे आप यहां लिख दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक 18,400 रुपीज। अब आप टोटल लगाकर इसका बैलेंस निकालिए तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। टोटल हो रहा है ये 1,79,900, 1,79,900, यही हम यहां लिखेंगे, और 1,79,900 में से तीनों आइटम माइनस करेंगे तो 34,700, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसी को हम यहां लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 34,700 रुपीज। अब आप सारे आइटम ले सकते हैं। देखिए डेटर्स दे रखा है 22,800, तो डेटर्स में आपको मैंने आपको बताया था कि डेटर्स की वैल्यू है 22,800 रुपीज, और जो ओमिटेड सेल आपने ऐड करी है ये यहां पर डेटर में भी ऐड होगी, कितने की, 1,500 रुपीज की, तो ये हो जाएगा आपका 24,300 रुपीज, 24,300, और इस पर आपको 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, तो ये हो जाएगा 1,215 रुपीज। तो इसे हम यहां लिख देते हैं, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, और ये 1,215 रुपीज। अब डेटर्स को आप यहां लिखेंगे, ये है 22,800 प्लस ओमिटेड सेल का जो अमाउंट है आपने 1,500 ऐड किया, तो ये हो गया 24,300, और इसमें से प्रोविजन की वैल्यू को आप माइनस करेंगे 1,215 रुपीज को, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका, n में से 5 by 5, 9 में से बन गया 8 और 0, और 23,085, ये हमारा डेटर का अमाउंट हो जाएगा। डेटर के बाद कमीशन आपको क्रेडिट में दे रखा है, मतलब रिसीव हुआ है, तो ये आप की क्रेडिट में डाल दीजिए, बाय कमीशन के नेम से 2,000 रुपीज, ये आपको रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट आइटम है आपका जीएसटी, जीएसटी हम बैलेंस शीट में देखेंगे, वेजेस, कैपिटल, क्रेडिटर। कैपिटल लायबिलिटी साइड में आती है, तो कैपिटल को आप यहां लिख दीजिए, कैपिटल की वैल्यू आपको दे रखी है 46,200, तो ये हम यहां लिखेंगे, अभी इसमें नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग करके दे रखी होगी तो ऐड करेंगे। क्रेडिटर्स 21,200, ये भी लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर, लेकिन क्रेडिटर पर 2% का प्रोविजन निकालना है, और प्रोविजन क्रेडिटर का हमारे लिए
इनकम होती है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर की वैल्यू दे रखी है आपको 21,200, 21,200, और इसमें ओमिटेड जो परचेज है वो आप ऐड करेंगे, ओमिटेड परचेज यानी 1,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा 22,200, और 22,200 रुपीज का 2%, तो ये हो जाएगा 444 रुपीज। तो ये आप इसमें से माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 444 रुपीज, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 21,756 रुपीज। ठीक है, और नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर के बाद लोन 10%, लोन हमारे लिए लायबिलिटी होती है 10% लोन, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10,000 रुपीज। 10% है तो इस पर 10% की रेट से इंटरेस्ट लगेगी, तो 10% इसका लगेगा 1,000 रुपीज होता है। नीचे देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी आप 600 रुपए पे कर चुके हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 600 रुपीज, और आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट 400, तो ऐसे मिलाकर ये 1,000 हो जाएगा। इसका 10% 1,000 होता है, जबकि 600 आप पे कर चुके हैं, मींस 400 आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन यहां पर लायबिलिटी में भी शो होगी। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को आप दिखा दीजिए यहां पर। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू है 2,000 रुपीज, ये हमने यहां लिख दिया। नेक्स्ट आइटम है आपका सैलरी 10,300 रुपीज, इस पर कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है नहीं, तो सैलरी भी लिख दीजिए आप। सैलरी की वैल्यू दे रखी है 10,300, तो ये आप यहां लिख देंगे। नेक्स्ट है इंश्योरेंस 2,000, जो जून तक का पे कर दिया, मार्च में हमारे अकाउंट क्लोज हुए हैं और जून तक का हमने पे कर दिया, मींस 3 मंथ का। इंश्योरेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 2,000, तो 2,000 रुपीज का 3/12 करेंगे तो 500 आपका प्रीपेड है। तो पहले तो आप यहां पे लिखिए टू इंश्योरेंस 2,000 और माइनस करिए इसमें से प्रीपेड 500 जो हमने निकाले 1,500, और प्रीपेड असेट्स में आया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज असेट्स साइड। अब आपको नेक्स्ट दे रखा है रेंट 6,000 का पे किया है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो रेंट 6,000 रुपीज ये आपने लिख दिए। रेंट के बाद नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000, ये भी यहां पर आएगा। टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज। इसके बाद रेंट आउटस्टैंडिंग, ये लायबिलिटी होती है, तो ये आप यहां लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, तो ये एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा है 600 रुपीज, तो ये 600 रुपीज यहां पर आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन मैंने बता दिया, जो 600 रुपए में यहां पे कर चुका हूं। फिक्स्ड असेट्स 40,000, असेट्स होती है क्लियर, फिक्स्ड असेट्स और ये 40,000, और एक लास्ट आइटम दे रखा है कैश एट बैंक 11,900, तो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी असेट्स है 11,900, और लास्ट में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो हमने यहां पे दे रखा था 18,400। अब देखिए सारे आइटम हमारे हो चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक आ चुका है, गुड्स ओमिटेड हो चुका है, परचेज जो ओमिटेड हुई थी, सेल जो ओमिटेड हुई थी वो भी हमने एडजस्ट कर ली है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना लिया है, 5% का 2% डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर बना लिया है, इंश्योरेंस प्रीपेड कर लिया है। बीआर जो डिस्काउंट कराया था बैंक से और हमने जो उसे मैच्योर नहीं हुआ है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिनका पेमेंट होना श्योर नहीं होता। बीआर डिस्काउंट तो करा लिया पर अभी मैच्योरिटी डेट आई नहीं है, तो जब तक मैच्योरिटी डेट नहीं आई तब तक वो हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगी। तो इसको हम बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी शो नहीं करते हैं, जस्ट फुटनोट की फॉर्म में शो कराते हैं, तो इसे आप कुछ नहीं करेंगे। और ऑक्ट्रोइड डिस्प्यूटेड थी 500 रुपीज, ये भी हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसे भी हम कहीं शो नहीं कराएंगे। अब आपका एक आइटम रह गया है केवल जीएसटी, तो जीएसटी की कैलकुलेशन आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं जीएसटी की कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं इनपुट है हमारा आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी आपको दे रखा है 1500,
और आउटपुट आईजीएसटी दे रखा है 2000। अगर आउटपुट की वैल्यू ज्यादा है और इनपुट की वैल्यू कम है तो इट मींस आपको पे करनी है, तो ये 500 रुपीज आपको आईजीएसटी पे करनी होगी। इसी तरीके से सीजीएसटी भी 2000 है पर इनपुट 1600 है। इनपुट सीजीएसटी 1600 है और आउटपुट 2000 है, यानी 400 रुपीज की आपकी असेट से वापस आएगा। और एसजीएसटी 2000 है और 2100 इनपुट है। इनपुट जो है एसजीएसटी वो 2100 है और आउटपुट है 2000, यानी 100 रुपीज आपको यहां पर पे करनी है। तो देखिए इनपुट एसजीएसटी कैरी फॉरवर्ड 100 रुपीज तो आप ये शो कराएंगे। अब देखिए जो 500 नेगेटिव है, अब देखिए यहां पर देखेंगे आउटपुट सीजीएसटी का कितना हो रहा है, 400 रुपीज हो रहा है, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी 1600 है, इनपुट 400 है और यहां पर आपकी 500 रुपीज है। तो ये आप यहां पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो एडजस्ट करेंगे तो आप अगर आईजीएसटी को एडजस्ट कर भी लेंगे तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 100 रुपीज की। ठीक है, तो 100 रुपीज आपको आईजीएसटी पे करने पड़ेंगे। ये हम यहां पे कर लेते हैं, आउटपुट आईजीएसटी पेबल 100 कैसे आया कि आपने इस 500 रुपए में से जो ये 400 रुपए हमारे सीजीएसटी के हैं, दोनों सेंट्रल के टैक्स हैं, एडजस्ट कर लेंगे तो 100 रुपए बचेगा, तो 100 रुपए आप यहां शो करा देंगे। तो अब कोई और आपकी बैलेंस शीट में बचती नहीं है, हम पहले ट्रेडर का बैलेंस निकाल लेते हैं। ट्रेडर का आप टोटल लगाइए, ये हो रहा है आपका 34, 36, 37,144 37,144 और इसमें से आप ये देख लीजिए एक बार कोई आइटम रह तो नहीं गया है, कमीशन हो चुका है, जीएसटी हो चुकी है, परचेज, सेल, वेजेस, कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, सैलरी, इंश्योरेंस, रेंट, ट्रेड एक्सपेंसेस भी हो चुके हैं आपके, और सैलरी, रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिक्स सब हो चुका है। आप माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 14,129। इसे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो 14,129 अगर आप ऐड करेंगे तो कैपिटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 60,329 रुपीज। अब आप बैलेंस शीट का टोटल लगा दीजिए। बैलेंस शीट का टोटल आप लगाएंगे तो दोनों साइड का आएगा 93,985 और 985 रुपीज, 93,985 रुपीज। तो ये था ओमिटेड सेल और ओमिटेड परचेज से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट जो आपके इस चैप्टर का लास्ट एडजस्टमेंट था। इसके साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो इनपुट आईजीएसटी है और आउटपुट आईजीएसटी है, दोनों में 500 का डिफरेंस है, तो 500 ये, और इनपुट सीजीएसटी और ये 400, 500 प्लस 400 ये 900 होता है। तो मैं आपको यहाँ पे गलत लिख गया, ये 100 रुपीज नहीं, यहाँ पर 900 रुपीज आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इनपुट की वैल्यू हमारी कम हो और आउटपुट की वैल्यू ज्यादा हो तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो अमाउंट है, डिफरेंस है, वो लायबिलिटी साइड में आउटपुट आईजीएसटी और सीजीएसटी पेबल के नाम से 900 आएगा। 500 आईजीएसटी का, 400 सीजीएसटी का, टोटल 900, जबकि 100 रुपीज ऑलरेडी हमारे उसके हैं, तब जाकर 93,985 रुपीज है।